मैं ममता दीदी के घर से निकल चुका था। थोड़ा आगे बढ़ते ही गली दाएं मुड़ गई थी। सामने से एक जवान आ रहा था जिसके कान से मोबाइल फोन लगा हुआ था। मुझ पर अजनबियत भरी निगाह डालकर वो आगे बढ़ता गया। मेरे एहसासात उस वक्त अजीब हो रहे थे। हर शख्स मुझे मशकूक नजर आ रहा था। ममता दीदी का घर गोया ऐसी पनाह था जिससे निकलते ही दुश्मन मुझे हड़पने को तैयार खड़े थे। यकीनन डीनू और दीपक की मौत ने मुझे अकेला कर दिया था। जूं ही मुकम्मल मोड़ मुड़ा, कुछ फासले पर 4 अफराद गुत्थम गुत्था नजर आए। गौर करने पर पता चला कि 3 अफराद मिलकर एक शख्स को सदुकोप कर रहे थे। उनके शोर और गालियां बकने की आवाज काफी दूर तक जा रही थी। एक अकेला और 2 11 होते हैं, वहां तो 1 के मुकाबिल 3 थे। कोई राहगीर भी नजर नहीं आ रहा था जो उन्हें छुड़ाता। मैंने चचा खामखा बनने से गुरेज का सोचा। दूसरों के मामले में टांग अड़ाना कहाँ की अक्लमंदी थी, मगर उनके करीब पहुंचने तक मैं अपने इरादे पर कायम न रह सका। अकेले आदमी को गिराकर उन्होंने ठोकरों पर रख लिया था और जिस बेदर्दी से उसे पीट रहे थे शायद जान से ही मार देते। मैंने एक आदमी को धक्का देकर दूर किया, ओए छोड़ो इसे, और दूसरे को बाजू से पकड़कर खींचा। तीसरा गुर्राता हुआ मुझे मारने को दौड़ा। तेरी तो जिसकी मदद को मैं आया था उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए थे और मुझे उन तीनों का सामना करना पड़ गया था। मुझे तरने वाला समझकर वो गालियां बकते हुए झपटे। आगे वाले की छाती में बाईं टांग रसीद करते हुए मैं उछलकर 1 कदम पीछे हटा और दाएं पांव पर घूमते हुए बाएं पांव की एड़ी उसके पीछे आने वाले की गर्दन पर जड़ दी। दोनों गली के पुख्ता फर्श पर गिरे थे। अपने साथियों का अंजाम देखते ही तीसरे के कदमों में ठहराव आ गया। उसने धमकाने की कोशिश की, तुम हमें जानते नहीं, जिंदगी प्यारी है तो अपनी राह लो। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अच्छा। वो उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। उसके साथी भी डगमगाते हुए उठे और तीनों एक साथ दूर जाते हुए मुझे धमकियां भी देते गए। ऐसे किरदार पाकिस्तान में भी काफी मिल जाते हैं, कमजोर के लिए शेर और जोरावर के लिए बकरी। जब जान लिया कि इन तिलों में तेल नहीं है, मैं मजरूब की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो होश में था और मुखालिफिन को फरार होता देख रहा था। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। वो खिसक कर करीब खड़ी कार की टेक लगाकर बैठ गया। मुझे देखते हुए उसके होंठों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। शुक्रिया जवान कहते हुए उसका हाथ कोट की जेब में रींगा, जो एक छोटी सी बोतल को लिए बाहर निकला। ढक्कन खोलकर बोतल मुंह से लगाई। 2-3 घूंट भरकर उसने गहरा सांस लिया। पियोगे? फराख दिली से दावत देते हुए उसने बोतल मेरी जानिब बढ़ाई। मैं उठते हुए बोला, शुक्रिया, मेरा ख्याल है अब आप खुद को संभाल लेंगे। वो मुतबस्सम हुआ, आपका ख्याल गलत है। मैंने कहा, बताइए क्या खिदमत करूं? उसने पूछा, ड्राइव कर लेते हो? मैंने इस्बात में सर हिला दिया। वो बोला, मुझे ठिकाने तक पहुंचा दो, उसके बाद जहां कहोगे मेरे आदमी पहुंचा देंगे। वक्त की मेरे पास कमी नहीं थी कि इनकार करता। उसे सहारा देकर मैंने कार में बिठाया, ड्राइविंग सीट संभाल ली। कीमती लिबास और शानदार कार देखते हुए उसकी हैसियत का कुछ न कुछ अंदाजा हो रहा था। ऐसे वक्त में जब मैं डोर कटी पतंग की तरह बेमकसद फिर रहा था, उसकी मदद से किसी मुतय्यन राह की तरफ कदम बढ़ा सकता था। क्लच दबाकर मैंने गियर लगाया और रेस पर पांव का दबाव बढ़ाकर कार आगे बढ़ा दी। गली से निकलते ही दाएं मुड़ जाना। वो मुझे रास्ता बताने लगा। सड़क पर आते ही उसने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मुझे विशाल गुप्ता कहते हैं, राजपूत गुप्ता का छोटा भाई हूँ, जो राजपूत दादा के नाम से मशहूर हैं। मैंने कहा, संदीप चोपड़ा। वो ममनूनियत से बोला, धन्यवाद संदीप, आपकी वजह से मेरी जान बची। मैंने पूछा, आप इन उचक्कों के हाथ कैसे चढ़ गए? उसने दांत पीसे। उचक्के नहीं, किसी दुश्मन के भेजे हुए मोहरे थे। बस मेरे कत्ल को वारदात का रंग देना चाहते थे जो आपकी बदौलत मुमकिन ना हो सका, और अब मैं उस साले के कत्ल को वारदात का रंग नहीं दूंगा। मैंने भोला बनते हुए पूछा, ऐसी भी क्या दुश्मनी है कि बंदा जान लेने पर उतर आए? वो मानी खेज लहजे में बोला, जैसे उनकी ठुकाई की, मुझे नहीं लगता कि आप शरीफ ज़ादे हैं। मैं बुरा मनाते हुए बोला, लड़ाई भिड़ाई में ताकत होना किसी की शराफत पर सवाल या निशान नहीं छोड़ता। वो बोला, क्षमा चाहता हूँ, अपनी बात की वजाहत नहीं कर सका। मेरा मतलब था, आम आदमी यूं लड़ने के माहिर नहीं होते, अलबत्ता सरकारी मुलाजिम या गलत धंधे में मुलव्विस अफराद हो सकते हैं। मैं तंजिया लहजे में बोला, जाती बचाव यानी सेल्फ डिफेंस की तरबियत हासिल करने के बारे में आप क्या कहेंगे? उसके होंठों पर खिसियानी हंसी नमूदार हुई। यकीनन मुसलसल गलत बोलकर मैं अपने मोहसिन को नाराज कर बैठा हूँ। मैंने कहा, नहीं सर, मैंने सिर्फ सफाई पेश की है। उसने पूछा, तो आप क्या करते हैं? इतनी आसानी से जान छूटने पर उसने मौजू तब्दील करने में देर नहीं की थी। मैं मोहतात अंदाज में बोला, तालीम के इख्तिताम पर कोई नौकरी न मिली तो शौकिया एक कराटे क्लब में दाखिला ले लिया। अब भी कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए फिलहाल तो आवारा गर्दी कर रहा हूँ। उसने पूछा, पिताजी क्या करते हैं?
मैंने कहा पिताजी को स्वर्गवासी हुए 4 साल हो गए। माताजी उनसे 1 साल पहले चल बसी। एक बड़ी बहन है जिन्हें डोली में बिठाकर पिताजी ने मेरे लिए कोई जिम्मेदारी बाकी न रहने दी। अब बेवा खाला के साथ रहता हूँ जो मुझसे उतना ही तंग है जितना किसी भी मुफ्त खोरे से हुआ जा सकता है। मुख्तसर से सवाल का मैंने तफसीली जवाब दिया था कि उसके अगले सवाल यही होने थे। उसने पूछा कौन सा काम कर सकते हो। उसका सवाल मेरी मंशा के मुताबिक आया था और जवाब पहले से तैयार था। मैंने इत्मीनान से कहा दौलतमंद बनना चाहता हूँ। उसने सवाल दोहराया। मैंने काम का पूछा है। मैंने कहा बताया ना, दौलतमंद बनना चाहता हूँ, काम कोई भी हो कर लूंगा। वो मानी खेज लहजे में बोला कत्ल कर लोगे। सुर्ख इशारे पर ब्रेक दबाते हुए मैंने उसकी आंखों में देखा। कत्ल करने को मैं काम नहीं समझता। उसने कहकहा बुलंद किया। अगवा, डकैती, चोरी, जेब तराशी। मैंने कहा ये सब करने को मुझे किसी का मुलाजिम बनने की क्या जरूरत है। वो मुझे लाजवाब करता हुआ बोला तभी तस्दीक चाही थी कि क्या कर सकते हो। मैंने कहा कोई शरीफाना काम भी हो सकता है। इशारा सब्ज हो गया था। ब्रेक से पांव हटाकर मैंने रेस पर रख दिया। वो इस्तेहजाई अंदाज में बोला बाल काटने के बारे में क्या ख्याल है। मैं गड़बड़ाते हुए बोला मैं बस किसी गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसने मुंह बनाया तो किसी गरीब को अगवा कोई पागल ही करेगा और गरीब के घर कुछ होगा तो डाका मारा जाएगा ना। मैंने चुप साध ली। वो बोला चौक से दाएं। मोड़ काट कर मैंने गला खनकारा। आप मुझे अपने मुहाफिजों में भी तो शामिल कर सकते हैं। लड़ाई भिड़ाई जानता हूँ और सिखाओगे तो यकीनन हर किस्म के असलहे का इस्तेमाल सीख लूंगा। वो खिलखिलाकर हंसा। अड्डे पर चलकर गपशप करेंगे। साथ ही उसने जेली सड़क पर जाने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद हम एक वसी इमारत के चौड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे थे। कार पहचानते ही चौकीदार ने बगैर पूछे दरवाजा खोल दिया। सीमेंट की पुख्ता रविश पर चलते हुए मैंने खुले सहन में पहले से मौजूद गाड़ियों के करीब कार रोक दी। 3-4 मवाली करीब आ गए थे। उनमें एक निस्बतन बेहतर लिबास में था। नीचे उतरते ही विशाल गुप्ता ने उसका गिरबान पकड़ते हुए 2 थप्पड़ जड़ दिए। साले हरामी तू सोया हुआ है। वो माँ की कसम आज अपने मकसद में कामयाब हो गए होते अगर मुझे इस दलेर जवान की मदद न मिलती। वो बोला बॉस साले मुहाफिजों की जीप खराब हो गई थी। अपन ने काफी फोन किया मगर तुमने फोन नहीं उठाया। विशाल गुप्ता ने एक और थप्पड़ खींच कर मारा। मेरे साथ खराब जीप भेजी क्यों थी। वो हकलाया क्षमा कर दो बॉस, अपना आइंदा ख्याल रखेगा। विशाल गुप्ता बोला मुझ पर हमला करने वालों में बिल्ली आंखों वाला कंजर उस्ताद संघा साथ था। उसी से बाकी 2 का पता चलेगा। सुबह होने से पहले वो तीनों मुझे हर हालत में चाहिए। वो जल्दी से बोला अपन अभी उनकी तलाश में बंदे भेजता है। विशाल बोला इस लड़के की अच्छी खातिर तवाज़ो करो, बेहतरीन रिहाइश मुहैया करो। अगर शिकायत का मौका मिला तो खाल में भुस भर दूंगा और मेरे कमरे में डॉक्टर को भेज दो। उसे हिदायत देकर विशाल गुप्ता मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। संदीप फिलहाल आराम करो, बाद में तफसीली बातचीत होगी। मैंने असबात में सर हिला दिया। जी सर। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बकौल शायर कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। इस शेर के मिस्ताक वो सेक्रेटरी नुमा शख्स मुझे खंदा पेशानी से मिला। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी वजह से अपन की जान बच गई। मैंने हैरानी जाहिर की। आपकी? उसने वजाहत की अगर विशाल साहब को कुछ हो जाता तो राजपूत दादा ने साला बगैर सफाई मांगे अपन की गर्दन उतार देनी थी। मैंने कहा फिर तो आपको जान बचने पर मुबारक हो। उसने फौरन तारुफ करवाया अपन का नाम राजीव वर्मा है। मैंने जवाबी तारुफ करवाया संदीप चोपड़ा। उसने अंदरूनी इमारत की तरफ इशारा किया चलें और मैं उसकी मायत में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद हम पुरतायुश मेहमान खाने में बैठे थे। वो कमरा खुसूसी मेहमानों के इस्तेमाल में रहता होगा तभी इतना पुरआसाइश और आरामदेह था। खाना मैं खाकर आया था इसलिए सिर्फ ताज़ा जूस पीने पर इक्तफा किया था। उसने चंद कीमती मशरूबात की पेशकश भी की थी मगर मेरे नजदीक उनकी अहमियत गटर के पानी जितनी थी। तभी खूबसूरती से टाल गया। रात को पुरतकल्लुफ डिनर के बाद मैं विशाल गुप्ता के बुलावे का इंतजार करते करते सो गया। गोदिल के किसी कोने में पहचाने जाने का हल्का सा खौफ मौजूद था कि ये खौफ जासूस को हर वक्त लाहक रहता है, लेकिन ये तसल्ली भी थी कि विशाल मेरा एहसानमंद था। मुझे फायदा न भी पहुंचाता, नुकसान पर भी जर्री नहीं हो सकता था। रात को जल्द सोने के बावजूद सुबह देर से आंख खुली थी। नाश्ते के थोड़ी देर बाद ही विशाल गुप्ता का बुलावा आ गया था। उस इमारत के 3 बड़े हिस्से थे। एक विशाल गुप्ता के लिए मुख्तस था और उस जानिब कोई नहीं जाता था। दूसरा मेहमान खाना और मुहाफिजों की रिहाइश बनी थी, जबकि कुशादा तहखाने में जिम्नेजियम, पिस्तौल शूटिंग रेंज और लड़ाई का रिंग बना था। ऊपर के दोनों हिस्सों को एक राहदारी जुदा करती थी और उसी राहदारी में तहखाने तक जाने का रास्ता था। राजीव वर्मा की मायत में चलते हुए मैं विशाल गुप्ता के पास पहुंचा। वो अकेला ही बैठा हुआ था।
शीशे का नाजुक और खूबसूरत ग्लास सुनहरी स्याल से आधा लबरेज उसके हाथ में था। मुझे देखते ही उसके होंठों पर तबस्सुम उभरा। राजीव को जाने और मुझे बैठने का इशारा करते हुए वो बोला, सॉरी यार, तुम्हें इंतजार की जहमत उठाना पड़ी। मैं इंतकाम के चक्कर में पड़ गया था। नशिस्त संभालते हुए मैंने खुश दिली से पूछा, कोई सफलता मिली? खाली ग्लास में थोड़ा सा मशरूब उंडेल कर उसने मेरी तरफ खिसकाते हुए इत्मीनान भरे लहजे में कहा, शमशान घाट तक पहुंचा दिया है, अब घर वाले क्रियाक्रम कर लेंगे। मैंने ग्लास वापस उनकी तरफ धकेलते हुए हैरानी जाहिर की। बड़ी जल्दी पकड़े गए? मेरे शराब न पीने पर तबसरा किए बगैर वो फलसफियाना लहजे में बोला, भूसे के ढेर से सुई तलाशना यकीनन नामुमकिन समझा जाता है, मगर मकनातीस पास हो तो थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ती है। मैंने पूछा, आपके पास कौन सा मकनातीस था? वो बोला, दौलत बहुत बुरी चीज है यार, इसके हुसूल को लोग क्या कुछ नहीं करते। ये ऐसा मकनातीस है कि दिलों से मोहब्बत और हमदर्दी खींच लेती है। मैंने भी यही मकनातीस इस्तेमाल किया। उनके ग्रोह के अपने आदमियों ने उनके छुपने की जगह की मुखबरी की। मैं हंसा। मुखालिफिन तो सख्त तैश में होंगे। वो इत्मीनान से बोला, दुश्मन को मारने से ज्यादा गुस्सा दिलाने में मजा आता है। मैं असल मौजू पर आया, मेरे बारे में क्या सोचा? वो बोला, मेरे मुहाफिज को लड़ाई भिड़ाई का माहिर होने के साथ असलहे का अच्छा शनावर होना चाहिए। मैंने दामने उम्मीद दराज किया, आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, कमी बेशी आप निकाल देना। वो बोला, जांचे बगैर फैसला नहीं कर सकता। मैंने हैरानी जाहिर की, क्या मतलब? उसने कैकहा लगाया, मजाक कर रहा था यार, तुम कल से मेरे मुहाफिजों में शामिल होगे। फिलहाल राजीव के पास ले जाता हूँ ताकि तुम्हें पिस्तौल वगैरह चलाना सिखा दे। बगैर किसी हिचकिचाहट के मैंने हामी भरी, मैं तैयार हूँ। उसका मुहाफिज बनकर धीरेंद्र शुक्ला को ढूंढना और ठिकाने लगाना आसान हो जाता। ज़ेर ज़मीन ग्रोह असलहे और नशावर अशिया की स्मगलिंग में पेश होते हैं और असलहे के ज़िमन में धीरेंद्र शुक्ला भारत का सबसे बड़ा डीलर था। न सिर्फ इंडियन आर्मी को असलहे की सप्लाई करता, बल्कि गुंडों और हुकूमत मुखालिफ तंजीमों के साथ भी उसके रवाबित थे। मगर वो जिस मकाम पर था उस तक आम आदमी की रसाई दुश्वार तरीन थी। बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि परमान सारी को ढूंढने की बजाय धीरेंद्र शुक्ला को ठिकाने लगाने की जुस्तजू करना ज्यादा मुनासिब था। उसके बाद परमान सारी का हुसूल ज्यादा दुश्वार न होता। गो धीरेंद्र शुक्ला की पहली रिहाइश का आगरा में थी, लेकिन वहाँ मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। मुल्क के चंद बड़े शहरों में उसके ठिकाने मौजूद थे और अब पहला मरहला उसे ढूंढने का था। उसकी रोजमर्रा से वाकिफ होकर ही आगे का लाहे अमल तय किया जा सकता था और इसके लिए विशाल गुप्ता का मुहाफिज बनना काफी फायदेमंद साबित हो सकता था। ग्लास से आखिरी घूंट भरते हुए उसने नशिस्त छोड़ दी। चलें फिर। हम सिटिंग रूम में बैठे हुए थे जो उसकी ख्वाबगाह से मुत्तसिल था। इमारत के अंदर उसकी रिहाइश एक अलहदा मकान जैसी बनी थी। वहां से निकलकर हम चौड़ी राहदारी में दाखिल हुए जहां सीढ़ियां नीचे उतर रही थी। राहदारी के दूसरे सिरे पर एक और दरवाजा था जो दूसरी राहदारी में खुलता था, जहां मुहाफिजों की रिहाइश गाह और मेहमान खाना बना था। सीढ़ियों का इख्तिताम एक वसी हॉल में हो रहा था। हॉल के एक कोने में जिम्नेजियम और दरमियान में बॉक्सिंग रिंग बना था। 3 जोड़ियां रिंग के बाहर मशक कर रही थीं और 2 जोड़ियां रिंग के अंदर एक दूसरे पर दाव पेच आजमा रही थीं। उन्हें नजरअंदाज करता हुआ वो आगे बढ़ गया। अगला दरवाजा खोलकर हम चंद सीढ़ियां तय करके नीचे उतरे। आगे जो हॉल था उसकी चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा थी। वो एक जदीद शूटिंग रेंज थी। वहां 50 मीटर के फासले तक फायर की सहूलत मौजूद थी और पिस्तौल के लिए ये रेंज काफी से भी ज्यादा थी। पिस्तौल हमेशा दूबदू और करीब की लड़ाई में इस्तेमाल होता है। गो फिल्मों में तो हीरो उससे हेलीकॉप्टर भी गिरा लेते हैं, मगर हकीकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे पिस्तौल की गोली भी 30-40 मीटर के बाद ताकत खोने लगती है। पिस्तौल से निशाना भी 15-20 मीटर के दायरे में ही दुरुस्त लगता है। फासला बढ़ने से जहां गोली की ताकत में कमी आती है, वहीं निशाने की दुरुस्ती भी गैर यकीनी होती जाती है। इसके अलावा पिस्तौल की गोली की बनावट भी गोल होती है। अगर छोटे हथियार के एमुनिशन की बात की जाए तो एक कारतूस के 3 हिस्से होते हैं। पहला केस या खोखा जिसमें बारूद भरा होता है। ये पीतल का बना होता है और उसके पेंदे में प्राइमर लगा होता है। कारतूस के अंदर धुआं पैदा न करने वाला बारूद भरा होता है जो कि दानों की शक्ल में होता है। इसमें यह खासियत होती है कि आग मिलने पर एकदम और तेजी से जलता है और बहुत सारी गैस पैदा करता है जो कि गोली को साथ उड़ा कर ले जाती है, जबकि गोली कारतूस के अगले सिरे पर लगी होती है और नोकदार होती है। ये शीशे की बनी होती है और इसके ऊपर तांबे का खोल होता है। ये शक्ल में लंबी होती है ताकि हवा के खिलाफ अपनी रफ्तार कायम रख सके। अलबत्ता पिस्तौल की गोली, जैसा कि पहले जिक्र कर चुका हूँ, हल्की गोलाई लिए होती है, तभी हवा के खिलाफ ज्यादा मज़ाहमत नहीं करती।
यूं भी पिस्तौल सिर्फ करीबी लड़ाई में इस्तेमाल होता है। आर्मी में पिस्तौल का इस्तेमाल तरबियत याफ्ता कमांडोज या ऑफिसर्स करते हैं। उनके अलावा स्नाइपर्स के पास भी स्नाइपर राइफल के अलावा पिस्तौल मौजूद होता है। आम फौजी राइफल ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सरफहरिस्त G3 और क्लैशनकोफ हैं। पिस्तौलों के भी कतर मुख्तलिफ होते हैं, जैसे 30 बोर, 9mm और 38 बोर बहुत मशहूर हैं। कतर मुख्तलिफ होने की वजह से एमुनिशन भी मुख्तलिफ होता है। बैनुल अक़वामी सतह पर इस्तेमाल होने वाले अच्छी साख्त के अक्सर पिस्तौलों का कतर 9mm है, जैसे ग्लॉक, बरेटा, हैकलर एंड कोच, जगाना और डेजर्ट ईगल वगैरह। राजीव वर्मा वहां पहले से मौजूद था। शूटिंग रेंज जदीद सहूलियात से मुज़य्यन थी। 4 लकड़ी के कैबिन बने थे, जहां 4 फायरर बैक वक्त 4 टारगेट्स पर फायर कर सकते थे। टारगेट्स मुतहर्रक थे, बटन दबाकर हदफ को अपनी मर्जी से आगे पीछे किया जा सकता था। राजीव ने आगे बढ़कर हमें खुशामदीद कहा। विशाल बोला, तुम्हारा नया शागिर्द आ गया है, इसे पिस्तौल का इस्तेमाल मुकम्मल सिखा दो। राजीव एतमाद से बोला, आप फिक्र ही न करें बॉस, आप उन्हें ना। शाम तक बाबू साले रजनीकांत के माफिक गोलियां फूकेगा। विशाल सर हिलाता हुआ एक कैबिन में घुस गया। बटन दबाकर उसने हदफ को मुनासिब फासले पर पीछे धकेला और जेब से पिस्तौल निकालकर फायर करने लगा। अपने कानों पर उसने ईयर गार्ड चढ़ा लिए थे। राजीव मुझे एक मेज के करीब ले गया, जहां ग्लॉक 17 सेमी ऑटोमेटिक रखा हुआ था। मैं कई किस्म के पिस्तौल इस्तेमाल कर चुका हूं, मगर ग्लॉक हमेशा से मेरा पसंदीदा रहा है। ग्लॉक देखकर मुझे खुशी हुई थी। राजीव ने पूछा, कभी पिस्तौल चलाया है? मैंने इस बात में सर हिलाया, चंद मर्तबा चलाया है। वो बोला, शाबाश, फिर तो मसला ही कोई नहीं। अब पिस्तौल चलाने से पहले चंद खुसूसी बातें मगज में बिठा लो, क्योंकि साला खाली ट्रिगर दबाना पिस्तौल चलाना नहीं होता। एक फायरर साले को पिस्तौल के बारे में जरूरी बातों का भी पता होना चाहिए। ये साला बहुत उम्दा और खास किस्म का पिस्तौल है। पहले तुमका मैगजीन में गोलियां भरने के बारे में सिखाऊंगा। राजीव मुझे बुनियादी बातें बताने लगा। मैं पूरी दिलचस्पी से सीखने लगा। एकदम तरबियत के इब्तिदाई दिन जहन में घूम गए। हमारी तरबियत की शुरुआत राइफल से होती थी। पिस्तौल के बारे में हमने बहुत बाद में सीखा था। पिस्तौल और राइफल के फायर में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर मैं तफसील में जाऊं तो शायद ये नॉवल की बजाय सिखलाई की किताब बन जाए, इसलिए कहानी की तरफ पलटते हैं। मैगजीन में गोलियां भरने के बाद राजीव मैगजीन चढ़ाने, उतारने, पिस्तौल कॉक करने, सेफ्टी लगाने, निशाना साधने के बारे में समझाने लगा। इस दौरान विशाल गुप्ता वहां से जा चुका था। घंटा डेढ़ सिखलाई के बाद राजीव अमली मुजाहिरे को मुझे एक कैबिन में ले गया। पहले उसने खुद फायर किया और 10 मीटर के फासले पर बमुश्किल 5 गोलियां मार सका था। हदफ पर उसकी बिखरी हुई गोलियां देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कितने पानी में है। फायर की जो तकनीकें मुझे अपने उस्ताद तसव्वुर साहब, फैयाज साहब वगैरह ने सिखाई थी, वो राजीव बेचारे ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। जासूस बनकर एक अनाड़ी की शागिर्दी इख्तियार करना पड़ गई थी। यकीनन सरदार मुझे इस हालत में देख लेता तो उसकी हंसी न रुकती। कहाँ SS और कहाँ राजीव वर्मा। और फिर 10 मीटर के फासले पर ग्लॉक 17 से हदफ पर गोली न मारने की खबर अगर तसव्वुर साहब तक पहुंच जाती तो उन्होंने मुझे कच्चा ही चबा जाना था। बहरहाल मैं सिखलाई में पूरी दिलचस्पी और शौक जाहिर करता रहा। 3-4 बारियों के बाद मेरा निशाना बेहतर होना शुरू हो गया और 7वीं-8वीं बारी पर राजीव मेरी पीठ थपथपाता रहा। आखिरकार उसके होंठों से निकला, तुम का फायर तो उस्ताद से भी अच्छा हो गया है रे। मैं उसे तसल्ली देता हुआ बोला, उस्ताद तो उस्ताद होता है राजीव साहब। वो बोला, अजीब बात है, साला तुमने 5 की 5 गोलियां दायरे के अंदर ठोक दी। ऐसा तो शायद विशाल साहब भी न कर सकें, हालांकि उनका फायर बहुत अच्छा है। मैं बेपरवाही से बोला, इत्तेफाकन लग गई होंगी यार। उसने हदफ का फासला बढ़ाकर 35 मीटर कर दिया। मुझे शरारत सूझी और मैंने सारी गोलियां हदफ के सर में 1.5 इंच के ग्रुप में मार दी। कैबिन में स्क्रीन लगी थी जिस पर हदफ का करीबी नजारा नजर आ रहा था। वो फटी फटी आंखों से स्क्रीन को घूरते हुए बड़बड़ाया, संदीप साला तुमने कमाल कर दिया रे। ये मुजाहिरा अगर विशाल साहब के सामने कर दे तो अपन का इनाम तो कहीं नहीं गया। मैंने कहा, पहले निशाना पका तो लूं। 10 गोलियां भरकर मैंने मैगजीन चढ़ाई और पहले की तरह तमाम हदफ के सर में ठोक दी। राजीव ने बाकायदा तालियां बजाकर मुझे दाद दी। माँ कसम, जिंदगी में पहली बार साला तुम्हारे माफिक अच्छा शागिर्द मिला है। मैंने मक्खन लगाया, इसमें सारा कमाल आपकी सिखलाई को जाता है उस्ताद। वो छाती चौड़ी करते हुए बोला, चलो बॉस के पास, साला उन्हें भी पता चले कि आप उनमें गुण है। मैंने कहा, पिस्तौल की सफाई नहीं करनी। उसे पिस्तौल पतलून में उड़सते देखकर बेसाख्ता मेरे होंठों से निकला था। वो मुंह बनाते हुए बोला, ये साला कौन सा कीचड़ में गिरा के सफाई की जरूरत पड़ गई। ये कहकर वो आगे बढ़ गया और मैं दिल ही दिल में उन गालियों का सोचने लगा जो पिस्तौल की जबान होने की सूरत राजीव को पड़नी थी। ऐसा बंदा तसव्वुर साहब के सामने चढ़ जाता तो उसका जिंदा बचना नामुमकिनात में से था, और बिलफर्ज जिंदा बच भी जाता पांव पर चलने के काबिल न रहता।
फायर के बाद हथियार की सफाई न करने को वो ऐसा ही समझते थे जैसे बंदा हाजत के बाद इस्तंजा न करे, और हकीकत यही है कि फायर के बाद अगर हथियार को अच्छे तरीके से साफ न किया जाए तो हथियार जल्द ही नाकारा हो जाता है, क्योंकि किसी भी हथियार की कारकर्दगी का इन्हिसार उसकी बैरल और चाल वाले पुर्जे होते हैं। फायर के बाद बैरल में बारूद और शीशे के जर्रात चिमट जाते हैं। अगर उन्हें सही तरीके से साफ न किया जाए तो जल्द ही बैरल को जंगालूद कर देते हैं, जिससे बैरल में गड्ढे पड़ जाते हैं। यूं सबसे पहले तो हथियार की दुरुस्त निशानेबाजी में फर्क पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता हथियार फायर के काबिल ही नहीं रहता। वो पिस्तौल मेरी मिल्कियत नहीं था, मगर हथियारों से कुदरती लगाव की वजह से मुझ पर राजीव के फेल का बुरा असर पड़ा था। बहरहाल मैं बहसो तकरार की हालत में नहीं था। विशाल गुप्ता के कमरे की तरफ जाते हुए अचानक उसकी नजर अपने आदमी पर पड़ी। अबे साले गणपत, तू काहे बकरी की माफिक निकम्मा फिर रहा है? गणपत जल्दी से बोला, उस्ताद सफाई करवा रहा हूँ। वो पिस्तौल उसकी जानी फेंकते हुए बोला, काफी फायर किया है, इस साले को भी झाड़ फूंक ले। उसने मेरे ख्यालात पढ़ लिए थे, या शायद पहले जल्दी की वजह से पिस्तौल की सफाई को गैर जरूरी जाना था। ये भी मुमकिन था पिस्तौल को साफ करना उसे अपनी शान के खिलाफ लग रहा हो। बहरहाल कुछ भी था, कम से कम मेरे दिल पर पड़ा बोझ कुछ कम हुआ था। गणपत ने पिस्तौल को हवा में पकड़ते हुए मौद्दबाना लहजे में जी उस्ताद कहा। राजीव ने पूछा, बॉस कमरे में है? गणपत बोला, कहीं बाहर गया है। राजीव मुझे मुखातिब हुआ, तुम आराम करो, उस्ताद की वापसी पर बात होगी। और मैं सर हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन आराम न आया और इमारत का जायजा लेने निकल गया। एक जासूस के लिए जरूरी होता है कि अपने फरार का रास्ता निगाह में रखे। विशाल गुप्ता का मेहमान होने की वजह से किसी ने तारुज नहीं किया था। पूरी इमारत में घूमकर मैंने बारीक बीनी से जायजा लिया। इमारत की अकबी दीवार में 4 क्वार्टर बने थे जिनमें मुलाजिमों की रिहाइश थी। अकबी जानिब दरवाजा भी मौजूद था जिसे ताला लगा हुआ था, और वहाँ कोई चौकीदार वगैरह मौजूद नहीं था। इमारत के चारों जानिब गलियां मौजूद थी। कोई भी दूसरा मकान इमारत से मुत्तसिल नहीं था। पूरी इमारत में घूमने के बाद मैं छत पर चढ़ गया। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे बोरियत दूर करने को मटर गश्त कर रहा हूँ। छत मुझे खाली नजर आई थी। वहां से इमारत के चारों जानिब की निगरानी हो सकती थी, मगर विशाल गुप्ता ने पहरेदार मुकर्रर करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। यकीनन उसे किसी से इतनी जुर्रत की तवक्को नहीं थी कि वहां हल्ला बोल सकता। घंटे डेढ़ की मुफीद चहल कदमी के बाद मैं वापस कमरे में आ गया। विशाल गुप्ता से शाम को मुलाकात हुई थी। उसने मेरी निशानेबाजी देखने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी, अलबत्ता शाबाश देकर राजीव को खुश जरूर कर दिया था। राजीव को जाने का इशारा करके उसने मुझे बैठने को कहा और काम समझाने लगा। मेरे अलावा उसके 3 मुहाफिज और भी थे। तीनों की रिहाइश उसी इमारत में थी। विशाल अपने कारिंदों से ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं होता था, लेकिन एहसानमंद होने की वजह से मुझे ज्यादा अहमियत दे रहा था। जरूरी बातें और सीनियर कारिंदों की इज्जत और एहतराम का भाषण देने के बाद वो मुझे अपने कोत में ले गया। कोत के लफ्जी मानी हथियारों की अलमारी है। आर्मी में कोत उस कमरे को कहते हैं जहां हथियार रखे जाते हैं। ड्राइंग रूम से मुल्हिक एक छोटा सा कमरा हथियारों से सजा हुआ था। वो नित नए हथियार जमा करता रहता था। राजीव से ये भी मालूम हुआ था कि विशाल गुप्ता एक शूटिंग क्लब का बाकायदा मेंबर था और हथियारों का जुनून की हद तक शैदाई था। जब जेब में पैसा हो और कानून का खौफ ना हो तो ऐसा करना मुश्किल नहीं होता। उसका कोड देखते हुए मुझे राजीव की बात पर ऐनुल यकीन हासिल हो गया था। दीवारों पर 20 अक़साम के आला क्वालिटी के पिस्तौल और राइफलें टंगी थीं। ड्रैगनॉव, गैलिल, बैरेट M107, विध्वंसक, ये 4 किस्म की स्नाइपर राइफलें और इसके अलावा चंद अक़साम की यूर्शी राइफलें, जिनमें इंडिया की इंसास, AK-47 यानी क्लैशनकोफ और G2 काबिल जिक्र हैं। इनमें विध्वंसक इंडिया की अपनी बनाई हुई स्नाइपर और एंटी मटेरियल राइफल है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली की तैयार करता है। इसकी खास बात यह है कि इसे खोले बगैर 3 किस्म की बैरल 12.7, 14.5 और 20 mm इस्तेमाल की जा सकती हैं। मगर बैरेट 107 कारकर्दगी और दुरुस्ती के लिहाज से इससे कई गुना बेहतर है। विध्वंसक वजन में भी बैरेट से काफी भारी है, यूं इसकी अहमियत और भी कम हो जाती है। मुझे विध्वंसक इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था, अलबत्ता बाकी तीनों राइफलें मैं इस्तेमाल कर चुका था। विशाल गुप्ता मेरी महवियत में मुखिल हुआ। इनमें से अपनी पसंद के 2 पिस्तौल ले लो। मैं हकलाया, जी सर। उसने पूछा, तुम तो यूं आंखें फाड़ कर हथियारों को देख रहे हो जैसे पहली बार मौका मिला है। मैंने बात बनाई, फिल्मों में काफी बार देखे हैं सर। वो हंसा, फिल्मों में असल हथियार नहीं होते बेवकूफ। मैं खफीफ होता हुआ बोला, मुझे क्या पता सर। वो बोला, मुझे सर नहीं
बॉस बोला करो। नर्म लहजे में तंबीह करते हुए उसने दोबारा दावत दी, अपनी पसंद के पिस्तौल ले लो। मैं सादगी से बोला, जिस पिस्तौल के साथ आज फायर किया है उसी जैसा ठीक रहेगा। विशाल गुप्ता ने कहा बुलंद किया, अच्छा इंतखाब है। और 2 ग्लॉक मेरी जाने बढ़ाते हुए कहा, ये एक ही कंपनी के हैं। वो ना भी बताता तो सेमी ऑटोमेटिक ग्लॉक 17 और ऑटोमेटिक ग्लॉक 18 को पहचानना मेरे लिए उतना ही आसान था जितना किसान चने और गंदम के फर्क को पहचानता है। मैं पिस्तौल पतलून में उड़सने लगा। ठहरो कहकर उसने मुझे रोका और चमड़े का नफीस और मुलायम होल्स्टर पकड़ा दिया। उसमें 2 पिस्तौल रखे जा सकते थे, साथ ही बांधने का तरीका भी समझा दिया। अगले दिन से मेरी ड्यूटी शुरू हो गई।